हम डेली करते हैं एक छोटा सा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर होते हैं 25 क्वेश्चन जो कि पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हैं यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन आज हमारे जो क्वेश्चन है वो 25 ना होकर 40 हैं और ये 40 क्वेश्चन यूपी SSSC में लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आए थे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसकी अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा है पिछले सभी सेटों से, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और पता करना कि आप अभी कितने पानी में हैं, कितना दम आपके अंदर है। तो स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप में, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 40 क्वेश्चन है और दम लगा देना और एंड में जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर रहा, और कम रहा हो तो भी बताना और अच्छा होगा तो बता ही देंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, जहाँ लिखा है आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। क्या ये प्रश्नवाचक है? कहीं प्रश्न लग रहा है? नहीं सर। क्या ये निषेधवाचक है? नहीं, मतलब निगेटिव। क्या ये आज्ञावाचक है? नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इच्छावाचक है। कैसा है? इच्छावाचक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? देखिए 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो आपको बताना है कृतवाच्य कौन सा है। कृतवाच्य के अंदर कर्ता की प्रधानता पाई जाती है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। और अगर यह है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य है। कैसा है? कृतवाच्य है। सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं डिटेल आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं समझाऊंगा क्योंकि वैसे ही 40 क्वेश्चन है, तो मैं भी कोशिश करूंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट की वीडियो ज़्यादा लंबी होना सही नहीं है। लिखा है लय और सह का उच्चारण किस स्थान से होता है? मैंने आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से सिखाया है, और जब वर्णमाला हमने अच्छे से सीखा तो आपका कर्तव्य बनता है इसका सही आंसर दें। तो लय और सह कंठ, दंत, तालव्य या ओष्ठ्य से, कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा दंते से। क्या आंसर होगा? दंते से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। ऑप्शन बी और सी, ए और डी एक जैसे हैं, तो सही आंसर है ए। या फिर आप डी लगा देंगे तो डी भी सही आंसर है, क्योंकि एक ही जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आदिकाल के कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है स्वरों का उच्चारण, और आगे 4 ऑप्शन हैं, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वर की सहायता से होता है, अनुनासिक सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता के होता है। तो मैंने आपको बताया था वर्णमाला में क्या कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए, उनके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें लिखा है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट किताबों में नहीं मिल पाते, नोट्स में नहीं मिल पाते, इसीलिए हमें करना चाहिए प्रैक्टिस सेट, जिससे कि कहीं कभी ना छूटे। अगर इसका आंसर आपको आता है तो प्लीज दें, वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर दें। ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो जरूर दिया करें। देखें तुक्का भी कितना दम रखता है आपका। तो स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या मानक भाषा, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों ए, स्रोत भाषा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और ये कुछ अलग है। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके बाद इसके 4 क्वेश्चन हैं, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है? तो आपको बताना है इस पैराग्राफ को पढ़कर उन चारों के उत्तर। पर मैं आपको उसका तरीका बता दूं, बच्चे इसका एक गलत तरीका प्रयोग में लाते हैं, और वह प्रयोग है कि पहले वो पढ़ते हैं पैराग्राफ को, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और फिर उसका आंसर ढूंढने के लिए फिर से पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार। ये गलत है। क्या करें? पहले क्वेश्चन पढ़ लें, 4 क्वेश्चन याद रह सकते हैं ना थोड़ी देर तक कि क्या पूछा गया है, ऐसे तो नहीं परमानेंट याद रखने। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन जितने भी पहले पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें, आपको आंसर हाथों हाथ मिलेंगे। तो हम भी वही ट्रिक अपनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है स्वतंत्रता की माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। 4 क्वेश्चन हैं, आइए देख लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम क्या? पैराग्राफ। अब देखिए सबके आंसर हाथ हाथ मिलेंगे। निर्माता ही स्वतंत्रता की माता है, ये लीजिए, पहले का आंसर मिला। स्वतंत्रता की माता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया। आगे पढ़ो। लोग भ्रमवश अहंकार को
इसकी माता समझ बैठते हैं, वह इसकी सौतेली माँ है। देखिए 8वें का आंसर मिल गया। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? अहंकार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अगर आप उल्टा करते तो थोड़ा समय लग जाता है कई बार, इसलिए पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ें। वापस आते हैं, वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या नहीं। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। तीसरे का आंसर मिला आपको। क्या था अगला क्वेश्चन? आत्म स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, भौगोलिक या राजनीतिक? तो मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। सबके आंसर मिल रहे हैं ना? आंसर लगाते रहना आप भी। क्या आंसर है? 9 का ए आंसर है। देख रहे हैं ना कितने अच्छे तरीके से इसे तरीका जो होता है वो यही होता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो, यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो अब इस कहानी को पढ़कर 10वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिसमें पूछा गया है कि इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए। अब हमें ऐसे तो याद आएगा नहीं, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। क्या आत्मबल? क्या आत्मबल की बात हुई है? नहीं हुई है सर। नैतिक बल की बात हुई है? नहीं सर। स्वतंत्रता की बात हुई है? हाँ सर, थोड़ी सी जो बात हुई है। क्या अभिमान की बात हुई है? नहीं। तो बात किसकी हुई है सर? स्वतंत्रता की हुई है। इसका भी आंसर लगा देंगे। तो देखा आपने कितने आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा कराना चाहता हूं, जिससे कि आपका एक परफेक्ट मतलब हो जाए पेपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अंगूठा दिखाने लगे, मतलब अंगूठा दिखाना, आंख का तारा या अंधे की लकड़ी। मतलब पुलिस को देखकर आंख का तारा हो जाएगी पुलिस, ओहो पुलिस आ गई, गले लग जा मेरे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बहुत ही आसान है, 9 2 11 हो गए। इसका आंसर तो पता ही होगा आप लोगों को। नंबर 12 लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? दिवाकर है, प्रभाकर है और भास्कर है। तो कौन सा नहीं है? सुधाकर नहीं है। तो सही आंसर क्या हुआ? 12 का सी। आपको मजा आ रहा है या नहीं ये बताइए। देखिए कितने आराम से शांतिपूर्वक तरीके से हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन है, जरूर बताएं इनमें, और वीडियो पूरा देखा करें, तभी तो कुछ सीखेंगे। छोटा मोटा वीडियो देख के देखिए। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आजकल बच्चा सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है। पर लॉकडाउन के सीजन में यूट्यूब पर पढ़ रहा है और क्लास में बच्चा जब पढ़ता है तो 2 अंतर होते हैं। क्लास में बच्चा बैठकर प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट को या फिर टीचर को 3 घंटे दे पाता है, 2.5 घंटे दे पाता है, 2 घंटे दे पाता है कंटिन्यूस। पर जब बच्चा फोन में पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सी इमेज बनी हुई है कि पढ़ रहा है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया तो तुरंत पहले व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन कर लेगा, पढ़ाई की वीडियो को रोक देगा, पहला। दूसरा कि वो पढ़ रहा है और माता ने कोई काम बता दिया तो वो काम एकदम कर लेगा। जबकि वो अगर इंस्टीट्यूट में होता है बच्चा तो वो उस समय ना तो उसके घर से कॉल आएगा कि आजा तुझे पानी लाना है नल से भर के, या आजा मेहमान आए पार्ले जी का बिस्किट ला दें, ऐसा नहीं होगा ना। तो इस चीज़ को थोड़ा घर में भी अप्लाई करें। पढ़ाई का एक निश्चित समय बनाएं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बंद पड़े हैं फिलहाल लॉकडाउन के कारण, बट आप इसमें घर में एक शेड्यूल बना सकते हैं कि मैं डेली सुबह 9 से 12 सिर्फ पढ़ूंगा। घर वालों को बता दें कि भूल जाएं कि मैं घर के अंदर हूँ, 9 से 12 मैं सिर्फ पढ़ूंगा, और डेली एक ही समय निश्चित कर लें कि इस टाइम पढ़ूंगा। अब आप कहेंगे सर आपका वीडियो तो एक सुबह को आता है एक शाम को आता है, तो क्या हुआ? उन दोनों वीडियो को 9 से 12 के टाइम में आप देखें, तो इससे क्या होगा? आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो जो सही तरीका मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा ही किया करें, एक टाइम बांध लें, उस टाइम में बिल्कुल ना उठे, भूल जाएंगे कुछ है, समझ लो वही कोचिंग का टाइम है, और चाहे वो जो भी टाइम हो एक टाइम फिक्स कर लें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम बताइए। तो अमृत का विलोम विष, ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं करना, अमृत का विष यही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? कबीरदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या मीराबाई ने? तो बहुत आसानी से आंसर दे देंगे, किसने की है? कबीरदास ने। किसने की है? कबीरदास ने। 14 का आंसर क्या हुआ? अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, तुलसीदास ने, ठीक है ना। किसने की है? तुलसीदास ने। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? इनके बीच में असल में डैश लग रहा है, तो ये कौन सा कहलाता है? योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, उद्धृत चिन्ह या फिर अल्प विराम नहीं कहते, क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या कहता है? योजक चिन्ह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। 16 की तरफ चलते हैं। लिखा है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950
या फिर 14 अगस्त 1949? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 1949। देख रहे हैं हम क्वेश्चन आसान भी हैं, भारी भी हैं और मीडियम के लेवल के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, 17 में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, पर्यायवाची है। रत्नाकर, मधुकर, नरपति या दिनकर? तो भैया समुद्र का जो रत्नाकार होता है पर्यायवाची, क्या होता है? रत्नाकार, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है ना। थोड़ा हम तेज कर रहे हैं यहाँ ताकि 40 क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज्यादा समय ना लगे, ऐसा हमारा प्रयास है। संधि के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको पहले बताया है कि किसके कितने भेद, कितने प्रकार, कितने रूप हैं, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। फिलहाल इजी है कि संधि के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 या 4? तो संधि के भैया 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? अब आप देख रहे होंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रति, प्र, प्रत या प्रतिध्व? तो सही आंसर होगा प्रति। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। बड़े आसान क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लिखा है, कारज किस प्रकार का शब्द है? अब इसका आंसर देके दिखाइए जरा। कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव या देशज? तो सही आंसर है अर्ध तत्सम। कैसा शब्द है ये? अर्ध तत्सम। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक? तो भैया सही आंसर है जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर लड़का, लड़की, पेड़ ऐसे आते हैं। अगर लड़के का नाम रख दें कि लड़का यहाँ पर मनोज है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बार बार आ रहा है, फिर से आ गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के? एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, शब्द प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। विकारी और अविकारी शब्द जो प्रयोग के आधार पर है, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं और लिखा है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किताबों में नहीं मिलता है जल्दी से, सिर्फ कंपटीशन एंड यू के प्रैक्टिस सेट में मिलता है। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में? तो भैया ऐसा तो नहीं है, अधिसूचना मिलती है सरकारी गजट में। किसमें मिलती है? सरकारी गजट में। बहुत ही बार ये क्वेश्चन देखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? मतलब कि 3 शब्द ऐसे हैं जो विलोम के, जो सरल के विलोम है। तो वो सरल का मतलब होता है सीधा, मतलब सरल, सिंपल। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या फिर टफ। सरल का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा, कर्व लाइन। सरल का मतलब सरल और कठिन का मतलब टफ। तो कौन सा बचा? निरर्थक। ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगर अभी भी ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसके अंदर मैं बार बार बता चुका हूँ क्या कि भैया कितने प्रकार की कौन सी चीज होती है, याद कर लो। किसके कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। फिलहाल रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो ये होते हैं प्यारे बच्चों 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, संक्षेपण मूल से पाठ, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाइनों का एक पैराग्राफ है, या फिर 30 लाइनों का मान लेते हैं, 30 लाइनों का एक पैराग्राफ है और आपसे कहा जाए इसे संक्षेप में लिखिए। तो संक्षेप में कितने शब्दों का लिखना चाहिए कम से कम, या एक आसपास? तो उसे जब संक्षेप में लिखेंगे तो कम से कम 1/3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा आगे पीछे चलता है तो कितना होना चाहिए? 1/3। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सर्वनाम वाला चैप्टर तो उसके अंदर हमने परिभाषा पढ़ी थी, जो शब्द
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। बस यहाँ पर वही परिभाषा, थोड़ा सा टफ शब्द का यूज कर जैसे पूर्वापर संबंध, ये शब्द अच्छे यूज कर आपको कंफ्यूज किया गया है, पर आंसर क्या है? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर ये संख्या के बदले आ जाते हैं, संज्ञा के बदले, तो वो सर्वनाम ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तो लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, क्रोध, हास या विस्मय? तो इसका सही आंसर होगा रति। रति का मतलब प्रेम होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, देखिए मजा आ रहा है या नहीं ये बताएं। बिल्कुल निष्ठा से पढ़ना है, तब जाके बात बनेगी। ऐसे नहीं कि चलते फिरते पढ़ लिए, ऐसे नौकरी नहीं मिलती। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा मत करो, मैं पीछे आया था, यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। तो सही आंसर है मैं काम के पीछे आया था। किस वाक्य में संबंध बोधक है? तो संबंध बोधक है मैं काम के पीछे आया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए हर चीज समय मांगती है, दुनिया की कोई सी भी चीज आप उसे समय दे दें वो चीज आपकी हो जाएगी, चाहे फिर वो रिलेशन हो या फिर पढ़ाई। समझ गए होगे, समझदार तो हो, इन मामलों में तो बहुत ही हो, है ना। आओ देख लो, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा अभिवादन किया जाना चाहिए। देखिए ये बात कर रहे थे कि अब जब स्कूल में प्रिंसिपल को हम लिखते हैं एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र, तो क्या लिखते हैं? महोदय। निवेदन इस प्रकार है, क्या लिखा? महोदय। अब ये बता रहे हैं कि एक माता पिता ने पुत्र को यहाँ पत्र लिखा, तो महोदय के स्थान पर क्या लिखेंगे? शुभाशीर्वाद, सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। देखिए क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन थोड़े ढीले दे दिए इसके। कोई भी माता पिता अपने पुत्र को जब पत्र लिखेंगे तो उसे नमस्ते करेंगे क्या? कि सादर प्रणाम पुत्र जी हैं, ये प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन थोड़े कमजोर पड़ गए। 31 नंबर लिखा है शुद्ध वाक्यों को पहचाने। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए और आखिरी है 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो सही आंसर है सी, अरब के 10 यात्री भारत आए। क्वेश्चन नंबर 32। मजा आ रहा है या नहीं? बिल्कुल बताते चलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भैया लज्जा आ गई, प्रार्थना कर ली, घटना घट गई, मतलब कि ये सब कैसे हैं? स्त्रीलिंग। तो कौन सा बचा? संकल्प। और संकल्प ले लो आज किसका? कि पानी है बस सरकारी नौकरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं और लिखा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बार बार पूछा जा रहा है। खैर ये तो बहुत ही आसान है, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर लिखा हुआ है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आज तो हद हो गई है, मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन कितने प्रकार का, कितने भेद, बताओ आता है तो। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही धांसू और क्रांतिकारी क्वेश्चन। 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने? ये होते हैं प्यारे बच्चों 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के अनुसार होते हैं ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4। अब देखिए ये चीज़ अगर याद नहीं है और अभी भी गलत हो रही हैं और आप सारे प्रैक्टिस सेट कर भी चुके हैं पिछले 19 और क्लासेस भी लेते हैं और पहले भी हिंदी पढ़ चुके हैं और आज भी ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या पढ़ रहे हैं आप? मतलब कि अगर आप हिंदी कई बार पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट भी कई सारे कर चुके हैं और उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, तो एक छोटा सा सवाल आपसे है कि पढ़ा क्या है आप लोगों ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ। तो ये बड़ा ही आसान है। जो अंश है इसका मतलब होता है हिस्सा, कि मुझे कितना अंश मिला, कितना शेयर मिला, हिस्सा। और जो अंश है इसका मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है गोदान के लेखक कौन है? बहुत ही आसान, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, चतुर्सेनी या फिर राज्ञ राघव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 बुंदेली क्षेत्र है पानीपत, मतलब बुंदेली भाषा जो बोली जाती है, बुंदेली जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए इसका। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालौन, दतिया, जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर आगरा, मथुरा या भरतपुर। सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी झांसी, जालौन और दतिया।
अगर आंसर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लेना आज। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या अच्छी फसल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में संकेतवाचक बचाना है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। जहां पर एक काम दूसरे पर डिपेंड हो, संकेतवाचक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको मजा आया होगा इस क्लास में, मैं गारंटी कहता हूं। चलते हैं, और हाँ नंबर जरूर बताना कितने आए। देखते हैं फिलहाल इसका आंसर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? सही आंसर है मद्रास, सॉरी कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता से ये उत्तर मानदंड में 30 मई को प्रकाशित हुआ था, 1826 कलकत्ता से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप जरूर बताएं कि आपके आंसर कितने सही हुए और क्या आपको ये क्लास अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर 40 क्वेश्चन जो कि यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट पेपर में लास्ट टाइम पूछे गए थे। आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।